साबू AK-47 साहेब ऑफ सिवान और सिवान का सुल्तान, ये सिर्फ नाम या उपाधि नहीं बल्कि 90 के दशक के बिहार में आतंक का पर्याय था। बिहार का वो दौर जब वहाँ लूटपाट, अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसे घटनाएं जो थी वो आम थी। अपराध से भरे इसी दौर में एक बाहुबली का खूब बोलबाला था। उसका गढ़ सिवान था, लेकिन भौकाल आसपास के कई जिलों में था और उस बाहुबली का नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन था। सिवान के लोगों के साहेब का जन्म सिवान के ही प्रतापपुर में हुआ था। पढ़ाई वो राजनीतिक विज्ञान से कर रहा था, लेकिन गुंडागर्दी डिग्री लेने से पहले ही शुरू कर दी। कॉलेज के दिनों से ही शहाबुद्दीन का नाम अपराध से जुड़ने लगा। 1986 में जब वो सिर्फ 19 साल का ही था तो उसके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हो गया और फिर आगे तो अपराध से शहाबुद्दीन का तो जैसे गहरा नाता ही हो गया। जब अपराधों की लिस्ट बढ़ने लगी तो पुलिस के काले बादल भी उसके सिर पर घिरने लगे। तो फिर तमाम बाहुबलियों की तरह शहाबुद्दीन ने भी राजनीति का दामन थाम लिया। 1985 के विधानसभा चुनाव में जीरादोई सीट से शहाबुद्दीन ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल कर ली। इसके बाद तो क्राइम के साथ साथ राजनीति में भी इस बाहुबली का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। सिवान का ये डॉन धीरे धीरे पूरे बिहार में फेमस होने लगा था। लोगों में शहाबुद्दीन का इतना डर था कि कोई उनके खिलाफ कुछ भी कहने तक की हिम्मत नहीं करता था। क्राइम कनेक्ट पर तो आपने कई गुंडों की नेता बनने की कहानी देखी है और अब ये आप भी समझ गए होंगे कि जब बाहुबली बड़ा होने लगता है तो बड़ा नेता उनके करीब होता है। फिर क्या, जब शहाबुद्दीन का धौंस अपने क्षेत्र से निकलकर बिहार में फैलने लगा तो वो और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के करीब आ गए। लालू यादव को भी अपना दबदबा बनाने के लिए एक दबंग आदमी की जरूरत थी और शहाबुद्दीन को एक बड़ी पार्टी का प्लेटफॉर्म चाहिए था। बस यहीं से बिहार में अपराध के नए युग की शुरुआत हो गई। 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल को बड़ी जीत मिली थी। इन लोकसभा चुनावों में शहाबुद्दीन ने अपने बाहुबल से लालू यादव का साथ तो दिया ही, साथ ही मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में भी अहम भूमिका निभाई। अब बिहार में जनता दल की सरकार बन चुकी थी तो इसी के साथ कहा जाता है कि लालू जी के सह से सिवान में शहाबुद्दीन की भी सरकार चलती थी। सिवान में तो शहाबुद्दीन का खौफ पहले से ही था, लेकिन अब सरकार के साथ जुड़ने के बाद जैसे शहाबुद्दीन की ताकत कई गुना बढ़ गई। अब सिवान में शहाबुद्दीन की पैरेलल सरकार चलती थी, उनकी सभाएं लगती थी। लोगों के लड़ाई झगड़े निपटने हो या घरेलू विवाद हो, भूमि का बंटवारा करना हो या उनसे जुड़ा कोई भी विवाद हो, सिवान में पुलिस या प्रशासन का कोई रोल ही नहीं था। वहाँ सिर्फ शहाबुद्दीन का राज चलता था और लोग भी उन्हें साहब के नाम से बुलाते थे। वो साहब जो बुलेट के दम पर कुछ भी सॉल्व कर सकते थे। शहाबुद्दीन ने 1995 में जनता दल की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। दबदबा ऐसे बढ़ा कि इसके तुरंत बाद ही 1996 में शहाबुद्दीन को लोकसभा का भी टिकट दे दिया गया और फिर सिवान का जो साहेब है वो संसद तक भी पहुंच गया। आगे जब नीतीश और लालू की राहें अलग हुई और साल 1997 में आरजेडी बनी और फिर लालू यादव की सरकार आई तो शहाबुद्दीन का कद और भी बढ़ गया, क्योंकि अब राज्य का पूरा कंट्रोल उसके आका लालू यादव के हाथ में था। उसके हिम्मत बढ़ने का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि 2 साल बाद ही 1999 में बिहार के वामपंथी नेता छोटे शुक्ला का अपहरण होता है और फिर हत्या भी हो जाती है। इस अपहरण और हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर ही लगता है, लेकिन पुलिस उनके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत तक नहीं करती है। वो साल 2004 का था जब लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। उसे सिवान के जेल में रखा गया, लेकिन जेल में उसकी राजनीति वैसी ही चलती रही। कुछ दिनों बाद शहाबुद्दीन अपने मेडिकल कंडीशन का हवाला देते हुए अस्पताल में शिफ्ट हो गए और वहीं से चुनाव भी लड़ने लगे। उस वक्त के बारे में लोग कहते हैं कि अस्पताल में एक पूरा वार्ड ही शहाबुद्दीन को दिया गया था
वो यहीं अपने नेताओं से मिलते, चुनाव की रणनीति बनाते। वार्ड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती थी। ऐसा लगता था कि मानो ये अस्पताल नहीं है, शहाबुद्दीन का ऑफिस हो गया हो। हालांकि बात कोर्ट तक पहुंची और चुनाव के कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश पर शहाबुद्दीन को वापस जेल लौटना पड़ा। उसी साल जब 2004 के चुनाव हुए तब शहाबुद्दीन पर 500 से ज़्यादा बूथ को लूटने के भी आरोप लगे थे, जिसके बाद उस सीट पर एक बार फिर से चुनाव करवाया गया। जेडीयू के ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन दूसरी बार भी जीत शहाबुद्दीन को ही मिली। फिर तो चुनाव जीतने के बाद वहां पर शहाबुद्दीन का कहर ऐसे बरपा कि कई जेडीयू कार्यकर्ता की हत्याएं हो गई। लेकिन असल में ये उसके बुरे वक्त की शुरुआत थी, क्योंकि उस साल ही उसने एक ऐसे कांड को अंजाम दिया था जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश को हिला दिया था। ये साल 2004 का ही था जब एक दुकानदार चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का शहाबुद्दीन के बदमाशों ने अपहरण कर लिया और बाद में 2 भाई गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी गई। राजीव बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। आगे इस डबल मर्डर केस के आरोप भी शहाबुद्दीन पर ही लगे। असल में कहते हैं कि पर्दे के पीछे की सच्चाई ये थी कि ये पूरा तेजाब कांड जो है वो शहाबुद्दीन की आंखों के सामने हुआ था। उन्हें मारने के लिए तेजाब इसलिए चुना गया क्योंकि जब शहाबुद्दीन के गुंडे उनसे बदसलूकी कर रहे थे उनके दुकान पर, तब उन भाइयों ने तेजाब का डर दिखाकर शहाबुद्दीन के गुंडे को भगाया था, इसलिए उन्हें भी तेजाब से ही मारा गया। ये केस कई सालों तक चलता रहा। फिर 2015 में इस डबल मर्डर केस के चश्मदीद राजीव यानी तीसरे भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी ताकि कोई गवाह बचे ही नहीं जो शहाबुद्दीन के खिलाफ कुछ बोल सके। लेकिन आगे चलकर वो दौर भी आ गया जब शहाबुद्दीन पर एक के बाद एक कई मामलों पर सजा सुनाई जा रही थी। इसी दौरान एक बार पुलिस शहाबुद्दीन के पुश्तैनी घर में छापेमारी करने पहुंची तो उनके घर पे कई पाकिस्तानी हथियार, AK-47, सेना के नाइट विजन डिवाइस भी बरामद हुए। सिवान के डॉन के आतंक की जो चर्चा है वो पूरे देश में थी। फिर 2005 में जब शहाबुद्दीन दिल्ली संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए आए थे तब बिहार पुलिस ने उन्हें दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। शहाबुद्दीन के लिए बुरी किस्मत तो साल 2004 से ही शुरू हुई थी, लेकिन दिन तब खत्म होने लगे जब 2009 में कोर्ट ने इस बाहुबली नेता के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिए। लेकिन इसके बाद भी शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हीना साहब को चुनाव लड़वाया, लेकिन हीना को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2014 में भी उसकी पत्नी चुनाव लड़ी, लेकिन दूसरी बार भी वो जीत नहीं पाई। इस बीच डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी शहाबुद्दीन की उम्र कैद की जो सजा थी उसको बरकरार रखा। उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही डाल दिया गया। इसी बीच कोविड भी आ गया और मोहम्मद शहाबुद्दीन उस वक्त तिहाड़ जेल में ही था। कोविड की वजह से तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। सिवान के साहेब को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस बाहुबली ने बिहार को इतना सताया वो यूं ही अस्पताल में दम तोड़ देगा। यूं तो शहाबुद्दीन ताउम्र गुंडा ही रहा, लेकिन आज भी कुछ लोग सिवान में उसे मसीहा मानते हैं। अब उसके आगे की विरासत बेटा ओसामा साहेब संभाल रहा है। उसका नाम भी आए दिन कानून के पन्ने में दर्ज होते ही रहता है। तो यही थे बाहुबली ऑफ बिहार सीरीज की एक बदनाम शख्सियत जिसकी कहानी आज आपने सुनी। कहानी कैसी लगी इनकी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप बिहार से हैं, सिवान से हैं, तो अगर आप कुछ जानते हैं इनके बारे में तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी सफ़र में चौंका देने वाली क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।